हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग 16 से 30 तक जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और डिस्कशन में भाग लेंगे। ठीक है, डिस्कशन आपके लिए है और आप टिक करके अपना स्कोर बता सकते हैं कितना आपने सही किया। और एक नोटबुक लेके बैठें और हर पॉइंट को आप नोट करते जाएं, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है 16 नंबर क्वेश्चन। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखें, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। चार ऑप्शंस हैं आपके। गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में स्थित है। और यह क्यों जानी जाती है तो आप जानते होंगे। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी की एक श्रेणी है जो वहाँ की जो जनजाति है, आदिम जनजाति, वह भी गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानी जाती है। तो इस नाम से भी ये पहाड़ियाँ जानी जाती है या फिर पहाड़ियों के नाम से जनजातियाँ जानी जाती हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? देखिए, ऑप्शंस उत्तर पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी दक्षिण पूर्वी मानसून, डी पूर्वी एशियाई मानसून। चार ऑप्शंस हैं आपके, आप ऑप्शंस सही बतावें। देखिए, मानसून भारत में सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के, ठीक है, मध्य। याद रखना है। भारत की जलवायु की अगर बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हर पॉइंट आप नोट करते जाएं। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और मानसून जो भारत में प्रवेश करती है सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है जून के पहले सप्ताह, यानी कि 1 से 6 जून के अंदर, 5 जून के अंदर। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून की अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करती है और वर्षा कराती है। ठीक है, जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह कारण होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है वह अरब सागर से आर्द्रता को प्राप्त करती है और वर्षा कराती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट को नोट करते जाएं। जियो का प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर कहता है बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये पॉइंट याद रखना। जमुना नदी, बांग्लादेश की जमुना नदी। तो यमुना को नहीं ध्यान देना है, जमुना नदी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जमुना नदी याद करें, ऑप्शंस हैं यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा। चार ऑप्शंस में से आपके सही जवाब ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, जबकि यह चाइना में, चीन में जिस सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। और भारत में यह जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिहांग एक जगह है जहाँ से यह प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और बेहद लंबी नदी है। अफवाह की दृष्टि से ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी आप गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा जो कि गंगोत्री से निकलती है और मैदानी भागों से होती हुई या पश्चिम बंगाल से होती हुई यह कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदी एक हो जाती है, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ये भी आप याद रखें। तीस्ता नदी की अगर हम चर्चा करें तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी। याद रखना है इस चीज़ को। तो इस तरह से सभी ऑप्शंस को, सभी पॉइंट को आप नोट करते जाएं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगला 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल कहता है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त, भौतिकी का एक यूनिट जो होता है, यूनिट टॉपिक जो होता है, खास करके इकाई से संबंधित, आपको ठेठ भाषा में हम बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। इकाई जो पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि गति मापने की इकाई, प्रकाश की इकाई, ऊष्मा की इकाई, ध्वनि की इकाई, तरंगदैर्घ्य की इकाई, ठीक है, तो इस बल की इकाई, तो ये सारी चीज़ों को याद कर लें आप।
इससे प्रश्न बनेंगे, प्रश्न आते हैं। तो इकाई आप जरूर याद करें। तो डेसिबल जो इकाई मापा जाता है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डीबी इसको बोला जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। 20 कहता है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें। प्रोफेसर चंद्रशेखर, बी सर सीवी रमन, सी सत्येंद्रनाथ बोस, डी विक्रम साराभाई। चारों ऑप्शन हैं आपके। तो इसका सही जवाब आप देखें, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है खगोल भौतिकी के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब प्रोफेसर चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण छिद्र के लिए इन्हें दिया गया था, होल के लिए दिया गया था, उन पे अध्ययन करने के लिए। तो खगोल भौतिकी के लिए इनको प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम सर सीवी रमन की बात करें, सर सीवी रमन की अगर हम चर्चा करें, तो सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। और सर सीवी रमन को जो पुरस्कार दिया गया था उन्हीं के 28 फरवरी को दिया गया था। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को दिया गया था। और विज्ञान दिवस जो भारत में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को इन्हीं ये जो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था उसी के उपलक्ष्य में। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 कहता है निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। क्वेश्चंस ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ऑप्शंस देखें। सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी फ्रियोन, जबकि डी कहता है फॉस्फीन, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इसे अम्ल वर्षा के रूप में हम लोग जानते हैं, अम्लराज भी इसे कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें और फॉस्फीन की बात करें, तो क्लोरीन और फॉस्फीन जो होता है एक विषैली गैस होती है। और फ्रियोन की चर्चा इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रशीतन में फ्रियोन का प्रयोग ही किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में खास करके फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा प्रश्न ये सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। देखिए आप ऑप्शंस देखें, सब में सिल्वर लगा हुआ है। जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दरोगा में बार बार पूछे जाते हैं। किसमें सिल्वर नहीं होता है, बीपीएससी में भी ये सवाल पूछे गए हैं। जर्मन सिल्वर इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है क्योंकि इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जो कि कॉपर यानी कि तांबा, जिंक यानी कि जस्ता और निकेल से बना एक मिश्रित धातु है, मिश्र धातु है। अगर हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर की अगर हम बात करें, तो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर जो होता है वो चांदी का अयस्क कहलाता है, ठीक है, याद रखना है, चांदी का यह अयस्क है। डी अगर लूनर कॉस्टिक की अगर हम बात करें, तो लूनर कॉस्टिक को सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। लूनर कॉस्टिक को सिल्वर नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप सभी पॉइंट को देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब आगे देखेंगे अगला सवाल 23 नंबर सवाल। 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। क्वेश्चंस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। ऑप्शंस देखें। ए सीसा, बी रांगा, सी जिंक और डी कहता है पारद। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा डी पारद। देखिए एक धातु है लोहा। लोहा जो होता है, लोहा पारद के साथ, पारा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। बाकी जितने भी धातु हैं सभी धातु पारा के साथ अमलगम बनाती है, याद रखना है, पारद पारा के साथ अमलगम बनाती है। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर आप नोट कर लें। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है।
इस्पात या फिर आयरन वस्तु में, यानी कि चीज़ों में लोहे की जो चीज़ें होती है, इस्पात की जो चीज़ें होती हैं उसमें जिंक यानी कि जस्ता का पतली परत का लेपन लगाना, उसको यसद लेपन कहा जाता है। आप ऑप्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, बेहद आसान था ये। यसद लेपन, और इम्पोर्टेंट भी है, बेहद इम्पोर्टेंट है ये। यसद लेपन यह संक्षारण को रोकता है, ठीक है। यसद लेपन कर देने से आयरन या फिर इस्पात जो है या कोई भी धातु जो होता है संक्षारण, उस पर लेपन लगाने से संक्षारण को रोकता है। जैसे कि कलई करना, ये तांबा पर कलई करने से ये संक्षारण को रोकता है, ठीक है। संक्षारण को रोकता है, याद रखना है इस चीज को। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। 25 नंबर सवाल कहता है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। देखिए ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड बेहद जहरीली गैस है, ये धुआं में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ इसे कहा जाता है, शुष्क ठोस इसे बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे बोला जाता है। तो इस तरह से शुष्क बर्फ इसे बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है इसको सबसे गर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल राज के रूप में जाना जाता है। अम्ल वर्षा इससे होती है, अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड, और ये विद्युत अपघटय के रूप में यूज भी किया जाता है, याद रखना है इस चीज़ को। और मीथेन की अगर हम चर्चा करें तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, घरेलू गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चारों ऑप्शंस को आप देख लिए। तो औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो बेहद आसान है, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल कहता है 26 नंबर, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखिए ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, चार ऑप्शंस हैं आपके। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, आप इसे मिस ना करें, दोस्तों को शेयर करें, ज़रूर करें, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब लगातार आपको वीडियो आएंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना है। और विटामिन ए को रासायनिक भाषा में अगर हम कहें तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इससे जो रोग होता है वो एस्कॉर्बिक डिजीज या फिर एस्कॉर्बिक डिजीज कह सकते हैं, होता है, त्वचा से संबंधित रोग है ये। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खास करके सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है, और यह सूरज के प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। और इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है जो कि बच्चों में होती है। और विटामिन ई की अगर हम चर्चा करें तो विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से जनन शक्ति कमज़ोर होती है, छीन होती है, और यह अंकुरित चना या फिर अंकुरित अनाज में मिलते हैं विटामिन ई, ठीक है। इस तरह से चारों ऑप्शंस को आपने देखा। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, आँखों में जो रोशनी की कमी होती है। विटामिन ए जो मिलता है वो खास करके गाजर में मिलता है, हरे सब्जियों में मिलता है। अगर बात करें विटामिनों में से कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील है, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर याद रखें, नोट कर लें इस चीज़ को। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो विटामिन होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील नहीं होते हैं बल्कि जल में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के रक्त को तक का जमाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो भंडारित अगर नहीं की बात हो रही तो विटामिन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी आपका सही जवाब। विटामिन सी भंडारित नहीं होता है शरीर में। अगले सवाल पे चलेंगे। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शंस देखें, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है आपके। तो रोगियों के जो दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा जो प्रयुक्त दर्पण होता है, दर्पण की चर्चा कर रहे हैं।
अगर लेंस की बात करें तो एक दोष होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस से दूर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखती है और दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है। और दीर्घ दृष्टि दोष को अगर दूर करने की बात हो तो उत्तल लेंस के द्वारा इसे दूर किया जाता है, निजात दिलाया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस से। तो इस तरह से उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में आ चुके हैं, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस, ठीक है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, याद रखना है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अब अगला सवाल देखेंगे, 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता है कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आप देखें, कोबाल्ट 60, कार्बन 14, फास्फोरस 34, गोल्ड 199, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो देखिए C14 जो होता है, कार्बन 14 की अगर हम चर्चा करें तो कार्बन 14 की चर्चा अगर हम करते हैं तो यह कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप यह कहलाता है और यह अवशेषों को की आयु का निर्धारण करता है। कार्बन 14 अवशेषों की आयु का निर्धारण करता है। कोबाल्ट 60 की चर्चा करें तो कोबाल्ट 60 जो होता है यह कैंसर के रोग के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, कोबाल्ट 60। तो आपका सही जवाब कोबाल्ट 60 हो जाएगा। फास्फोरस 34, 32 की अगर हम चर्चा करें, 32, तो 32 भी रक्त कैंसर में प्रयुक्त किए जाते हैं, गोल्ड 199 नॉट। उसके बाद आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई। ऑप्शंस देख लें, 1946, 1948, 1957, 1951। देखें, आप ऑप्शंस देखें, टिक लगाएं, आपके लिए 2-3 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी, तो 1948 ईस्वी, 1948, याद रखना है इस चीज़ को, बेहद इंपॉर्टेंट। 1946 ईस्वी में प्रथम बार सरकार बनाया गया था, याद रखना है। और उसमें भी याद रखना है कृषि मंत्री किन्हें बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें, ठीक है, इस सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। 1991 की अगर चर्चा करें तो 1991 ईस्वी में भारत में जो औद्योगिक क्रांति, जो नीति पॉलिसी लाई गई थी उसको न्यू किया गया था, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया था, नया किया गया था 1991 ईस्वी में। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस देखें, 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 17 दिसंबर की अगर हम चर्चा करें तो 17 दिसंबर की अगर हम चर्चा करें तो यह पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज़ अगर याद रखें तो 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को राइट ब्रदर्स, अर्बल राइट और बीरबल राइट, दोनों जो ब्रदर्स थे वो सबसे पहला उड़ान उड़ाए थे 1903 ईस्वी में, ठीक है। मात्र 12 सेकेंड का उड़ान था और 120 फीट के आसपास वो जाकर गिरे थे। तो इस तरह से 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को सबसे पहले उड़ान लिया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। 17 मार्च की बात करें तो ऐसे ही कोई दिवस नहीं मनाया जाता 17 मार्च। 21 जून की अगर हम बात करें तो योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब अगर बात करें तो 25 जनवरी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।